तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एबडक्ट। दोस्तों एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, उठा लेना, ज़बरदस्ती किसी को ले जाना। यानी कि जब किसी को किसी की मर्जी के खिलाफ ले जाया जाता है, उठा लिया जाता है, बेसिकली उसका किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एबडक्ट करना। यानी कि किसी को ज़बरदस्ती ले जाना उसकी मर्जी के बिना, तो उसे हम कहेंगे एबडक्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है किडनैप या फिर सीज। दोस्तों किडनैप का मतलब होता है अपहरण करना, उठा लेना किसी को ज़बरदस्ती। और सीज का वैसे मतलब देखा जाए तो सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, किसी चीज़ को छीन लेना, किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। यहाँ पर अगर हम मतलब इसका समझना चाहे तो इसका मतलब निकल कर आता है कि किसी को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाना, बेसिकली ले जाने के सेंस में यहाँ पर हमने सीज का यूज़ किया है। एंटोनिम इसका होता है रिलीज या फिर फ्री। रिलीज या फिर फ्री दोनों का ही मतलब होता है मुक्त कर देना, किसी चीज को आजाद कर देना। बेसिकली रिलीज कर देना मतलब कि छोड़ देना, फ्री कर देना यानी कि आजाद कर देना, तो उसे हम कहते हैं रिलीज या फिर फ्री। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड फ्रॉम द पार्क। यानी कि एक बच्चे को जो है वो पार्क से यानी कि गार्डन से उठा लिया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एबडक्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अब्लेज। दोस्तों अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, चमकदार या फिर उज्जवल। इस वर्ड को हम जो है वो दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर पहली स्थिति में हम बताएं तो अगर आपको ऐसा दिखाना है किसी चीज़ को कि अगर कोई चीज़ जल रही है यानी कि जलती है, कोई चीज़ जलने की स्थिति में है, जो कंटिन्यू जल रही है, तो उसके लिए भी हम जो है वो अब्लेज का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर जलने वाली कंडीशन में है, जो जल रही है, तो उसे भी हम अब्लेज कहते हैं। या फिर अगर हम इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो आता है कि कोई चीज़ अगर चमकदार है, कोई चीज़ अगर उज्जवल है, कोई चीज़ अगर ग्लोइंग है, रेडियंट है, तो उसे भी हम जो है वो अब्लेज कहते हैं। यानी कि आप इसे जो है वो दो तरीके से यूज़ करते हो। अगर आपको दिखाना है कि कोई चीज़ जलने की स्थिति में है तब भी आप अब्लेज का यूज़ करो, और अगर आपको दिखाना है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकदार है, बहुत ज़्यादा यानी कि रेडियंट है, ग्रेडियंट है, तो उसे भी हम जो है वो अब्लेज कह सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बर्निंग या फिर ग्लोइंग। दोस्तों बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ होना, और ग्लोइंग का मतलब आपको पता है, ग्लोइंग का मतलब होता है चमकना। एंटोनिम इसका होता है एक्सटिंग्विश या फिर डार्क। दोस्तों एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा हुआ होना, यानी कि आग मतलब कि जब बुझ जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्सटिंग्विश यानी कि बुझा हुआ होना। और डार्क का मतलब होता है घना या फिर काला, जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ग्लोइंग देखा तो ग्लोइंग का अपोजिट होगा डार्क यानी कि घना या फिर काला। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द हाउस वॉज अब्लेज विथ फायर। यानी कि जो घर है वो आग की वजह से पूरी तरह से जल चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अब्लेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अबोमिनेट। दोस्तों अबोमिनेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। यानी कि जब आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, आप उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, हेट करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अबोमिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है हेट या फिर लोथ। हेट या फिर लोथ दोनों का ही मतलब होता है नफरत करना, नापसंद करना, घृणा करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ से। एंटोनिम इसका होता है लव या फिर एडमायर। लव या फिर एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ से प्यार करना, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी चीज़ की सराहना करना, तो उसे हम कहते हैं लव या फिर एडमायर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है
ही अबॉमिनेट्स चीटिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि वो जो है वो स्पोर्ट्स में हो रही चीटिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अगर स्पोर्ट्स में चीटिंग होती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। किस चीज़ से? तो स्पोर्ट्स में हो रही चीटिंग से। तो इस तरीके से हम जो है वो अबॉमिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेडिम। दोस्तों बेडिम का मतलब होता है धुंधला करना, मंद करना, चमक या स्पष्टता को करना या फिर उसका कम हो जाना। तो उसे हम कहते हैं बेडिम, यानी कि जब कोई चीज़ धुंधली हो जाती है, क्लियर दिखती नहीं है, या फिर कोई चीज़ मंद हो जाती है यानी कि डिम हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं बेडिम। बेसिकली जो वर्ड है बेडिम वो कब यूज़ होता है? जब कोई दूसरी चीज़ जो है वो किसी चीज़ के सामने आ जाती है और उसको जो है वो ब्लर कर देती है। जैसे कि ये जो वर्ड है वो नेचर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि धुंध है, धुआं है, तो ये सारी चीज़ें हैं अगर कहीं पर आ जाती है तो हमारे सामने का जो व्यू है, जो सीन है, वो पूरी तरीके से मतलब कि ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो उसके लिए हम जो है वो बेडिम का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ सामने आ जाती है, किसी और चीज़ के सामने आने से किसी और चीज़ का धुंधला हो जाना, तो उसे हम कहेंगे बेडिम। और दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिम या फिर ऑब्सक्योर। दोस्तों डिम का मतलब होता है कि मंद हो जाना, किसी चीज़ कोई चीज़ जो है वो हल्की हो जाना, दिखने में हल्की हो जाना मतलब कि। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की क्लैरिटी चली जाना, अस्पष्ट हो जाना, जिसमें बिल्कुल भी धुंधलापन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑब्सक्योर, हम उसे कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है ब्राइटन या फिर क्लैरिफाई। दोस्तों ब्राइटन का मतलब होता है चमकदार यानी कि चमकना। क्लैरिफाई का मतलब होता है कि स्पष्ट होना, क्लियर होना, तो उसे हम कहते हैं ब्राइटन या फिर क्लैरिफाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है फॉग बिडिम द व्यू ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि जो कोहरा था, जो धुआं था, जो धुंध थी, वो एक तरीके से धुंध जिसे हम कहते हैं फॉग, उसने क्या किया कि जो माउंटेन का व्यू था, जो माउंटेन्स का नज़ारा था, उसको धुंधला कर दिया, क्योंकि वो जो है वो फॉग बीच में आ चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिडिम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बिड्रैगल। दोस्तों बिड्रैगल का मतलब होता है गीला या फिर गंदा कर देना, यानी कि जब कोई चीज़ गंदी हो जाती है तब भी आप बिड्रैगल का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई चीज़ गीली है तो उसके लिए भी आप बिड्रैगल का यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ गीली होने की वजह से गंदी हो जाती है तो उसके लिए भी आप जो है वो बिड्रैगल का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है वो बिड्रैगल का मीनिंग समझ आ सकता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डर्टी या फिर ड्रेंच। डर्टी का मतलब होता है गंदा और ड्रेंच का मतलब होता है भीगा हुआ यानी कि गीला, जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है ड्राई या फिर क्लीन। ड्राई का मतलब होता है सूखा और क्लीन का मतलब होता है साफ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डॉग वॉज बिड्रैगल आफ्टर प्लेइंग इन द रेन, यानी कि जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो जो है वो बारिश में खेलने की वजह से भीग चुका था और भीगने की वजह से जो है वो पूरी तरीके से यानी कि गंदा हो चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बिड्रैगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है केज। दोस्तों केज का मतलब होता है भीख मांगना, मिन्नत करके कुछ मांगना बिना पैसों के, यानी कि जब आप जो है वो बिना किसी भुगतान के किसी और चीज़ को मांगते हो किसी से, यानी कि एक तरीके से आप जो है वो मतलब कि उधार मांगते हो बेसिकली, या फिर भीख मांगते हो किसी से, मिन्नत करके आप जो है वो कुछ मांगते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे केज करना, हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बेग या फिर स्क्राउंज। दोस्तों बेग या फिर स्क्राउंज दोनों का ही मतलब होता है मांगना, यानी कि भीख मांगना या फिर मिन्नत करके कुछ मांगना। एंटोनिम इसका होता है गिव या फिर डोनेट। गिव का मतलब होता है देना, डोनेट का मतलब होता है दान करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ऑलवेज ट्राइज टू केज सिगारेट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो हमेशा जो है वो सिगरेट्स अपने फ्रेंड्स से मांगता रहता था, यानी कि मिन्नतें करके बहुत ज़्यादा वो मतलब कि फोर्सफुली उससे मांगता रहता था, बिना पैसों के, बिना उसके मुआवजे के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो केज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कैप्साइज।
दोस्तों कैप्साइज का मतलब होता है उलट जाना, पलट जाना या फिर डूब जाना, यानी कि कोई चीज़ पलट कर डूब जाना। बेसिकली ये जो वर्ड है कैप्साइज वो जहाज़ के लिए, शिप्स के लिए यूज़ होता है। जबकि जब मतलब कि कोई जहाज़ मतलब कि पलट कर डूब जाती है तो उसके लिए हम जो है वो कैप्साइज का यूज़ करते हैं। यानी कि किसी चीज़ का उलट जाना, पलट जाना या फिर पलट कर डूब जाना, तो उसे हम कहेंगे कैप्साइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओवरटर्न या फिर फ्लिप। ओवरटर्न या फिर फ्लिप दोनों का ही मतलब होता है कि उलट जाना या फिर पलट जाना। एंटोनिम इसका होता है स्टेबलाइज या फिर बैलेंस। दोस्तों स्टेबलाइज या फिर बैलेंस का स्टेबलाइज का मतलब होता है कि स्थिर होना, एक जगह पर होना, और बैलेंस का मतलब होता है कि संतुलन होना, यानी कि बैलेंस बनाकर रखना, तो उसे हम कहते हैं स्टेबलाइज या फिर बैलेंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बोट कैप्साइज इन द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के कारण जो है वो बोट पलट गई, यानी कि उलट गई, पलट कर डूब गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैप्साइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिफाइल। दोस्तों डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, खराब करना, अपवित्र करना। यानी कि जब किसी चीज़ को गंदा किया जाता है, अपवित्र किया जाता है, कलंकित किया जाता है या फिर उसे जो है वो खराब किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिफाइल करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पॉल्यूट या फिर करप्ट। दोस्तों पॉल्यूट का मतलब होता है कि गंदा करना, प्रदूषित करना, दूषित करना बेसिकली। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट करना किसी चीज़ को, यानी कि खराब करना। एंटोनिम इसका होता है प्यूरिफाई या फिर क्लेंस, यानी कि किसी चीज़ को शुद्ध करना, किसी चीज़ को साफ करना, जिसे हम कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट डिफाइल दिस सैक्रेड प्लेस, यानी कि इस पवित्र जगह को अपवित्र मत बनाओ, इस पवित्र जगह को खराब मत करो या फिर गंदा मत करो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिजिबल। दोस्तों रिजिबल का मतलब होता है हंसी लायक, यानी कि हास्यास्पद, यानी कि हंसी से संबंधित, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपको हंसी दिलाए, जो आपको हंसाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिजिबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लाफेबल या फिर फनी, यानी कि जो चीज़ मतलब कि हंसी के लायक होती है, हंसाने वाली होती है, हंसी से रिलेटेड होती है, तो उसे हम कहते हैं लाफेबल या फिर फनी। एंटोनिम इसका होता है सीरियस या फिर सैड, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, जो चीज़ मतलब कि दुखी करने वाली होती है, निराश करने वाली होती है, तो उसे हम कहते हैं सीरियस या फिर सैड। अब अगर बात करें इसकी तो एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैज़ अ वेरी रिजिबल पर्सनैलिटी, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक तरीके से बहुत ही मतलब कि हास्यास्पद है, यानी कि बहुत ही जॉवल नेचर की है, वो हंसी के लायक है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि उसे देखकर ही हंसी आ जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिजिबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है नॉइज़म। दोस्तों नॉइज़म का मतलब होता है बुरी गंध वाला, यानी कि दुर्गंध युक्त, यानी कि जिसमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, ऐसी कोई चीज़, या फिर जो कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक है या फिर असहनीय है, यानी कि जिसे हम सहन नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते बेसिकली, जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते, जिसमें से बुरी स्मेल आती है, जो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नॉइज़म का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फाउल स्मेलिंग या फिर नॉक्शियस। दोस्तों फाउल स्मेलिंग का मतलब होता है गंदी गंध वाला, यानी कि बुरी गंध आना, दुर्गंध आना बेसिकली। नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। एंटोनिम इसका होता है फ्रेग्रेंट या फिर प्लेजेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ मतलब कि सुगंधित होती है, सेंटेड होती है बेसिकली। और प्लीजेंट का मतलब होता है जो चीज़ आपको सुखद लगती है, सुहावनी लगती है, जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे फ्रेग्रेंट या फिर प्लीजेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द नॉइजम स्मेल फ्रॉम द गार्बेज मेड अस सिक, यानी कि जो कचरे से बहुत गंदी बास आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने हमें बीमार कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम चाहे वो नॉइजम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।